यहाँ मेरे पास कुछ ऐसी खबरें आज के जो हिला कर रख देंगी। यानी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पे इस लेवल तक पहुँच जाएगा। मैं ये खबर आपको बताता हूँ, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कन्वेंशन हुआ पाकिस्तान में। इसमें आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी शिकवे भी करते रहे कि हमारी भी बात सुने, हमें ही बातें सुनाई जा रही हैं, हमसे आप ही बात कर रहे हैं। तो ना कोई प्लान दिया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ना कोई हिकमत अमली बताई गई, ना कोई रोड मैप है। एयरपोर्ट तक के ऊपर तो इनको इज्जत मिलती नहीं है, हर जगह पे ये परेशान होते हैं। इनकी जायदादों पे पाकिस्तान में कब्जा हो जाता है, कोई छुड़वा नहीं सकता। तो ओवरसीज़ के हालात पाकिस्तान में क्या होते हैं हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। ये वो ओवरसीज़ है जिन्हें वोट डालने का हक भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने आज तक नहीं दिया। इसीलिए इमरान खान के साथ खड़े हैं कि इमरान खान साहब इनको राइट्स लेकर देते थे। इमरान खान साहब कहते थे इनको वोट डालने का हक मिलना चाहिए, लेकिन इन्हें वोट डालने का हक नहीं मिला बदकिस्मती से पाकिस्तान में, कि ये बाहर बैठ के दुनिया के कई ममालिक में उनको अलाउ होता है कि वो वोट डाल सके, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए ये हक नहीं देते कि इन्हें पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन 100% ही इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं कितने मुल्क घूम घूम के यहाँ बरतानिया पहुंचा, बेशुमार लोगों से मेरी मुलाकात हुई। मुझे शादो नादर शायद को बंदा याद भी नहीं, कोई कदम मिला हो कि जो ये कहे कि वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता। ये सारे लोग ही इमरान खान को सपोर्ट करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। बंदा ढूंढने से नहीं मिलता कि जो कहीं और सपोर्ट कर रहा हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या सियासतदानों को, किसी और जमात को सपोर्ट करे, ऐसा बंदा नहीं मिलता। तो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्होंने वोट डालने का हक भी नहीं दिया। आर्मी चीफ के स्टेटमेंट में आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? तो ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। ना तो मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं, ना ही मुट्ठी भर लोग एक बंद कमरे में बैठकर पाकिस्तानियों की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और इस मुल्क के लोग ही इसकी तकदीर का फैसला करेंगे। फिर आर्मी चीफ कहते हैं जी कि जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आपकी फौज हर मुश्किल से बाआसानी निबर्द आजमा हो सकती है। देखिए, लोग फौज के साथ तो खड़े हैं, लेकिन जो फौजी क़यादत है उससे लोगों के शिकवे और शिकायतें हैं। एक गैप पैदा हो गया। इसी वजह से पाकिस्तान की फौज में और पाकिस्तान की अवाम में एक गैप पैदा हो चुका है। इमरान खान साहब ये दावा करते हैं, सब लोग ये कहते हैं। हम जितने अपने फौजी दोस्तों से मिलते हैं, उनसे हमारी बात होती है, वो सब ये कहते हैं कि वाकई में एक गैप पैदा हो गया है। आप कोई भी सर्वे करवा कर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को चाहती है, वो उसको मैंडेट देती है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज़बरदस्ती इन लोगों को लेकर आई जिन्हें पहले चोर और डाकू साबित कर दिया गया कौम की नज़रों में, और अब उन्हें ज़बरदस्ती पाकिस्तान में लाकर मुसल्लत कर दिया गया है। इन पॉलिसीज़ की वजह से लोग अपने फौजी इदारे से दूर होते चले जा रहे हैं, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से हो रहा है। देखिए, इसका पता करना है तो आप जनरल बाजवा से पता कर लें कि क्या वो आज़ादी से फिर सकते हैं बाहर दुनिया में बगैर प्रोटोकॉल के। नदीम अंजुम साहब को बताया ना वो कितना किस मुल्क में है, कहाँ वो लोगों को फेस कर रहे हैं। कादी फायद ईसा को देख लेना, कादी फायद ईसा कहीं पे भूलिए बदल के बेचारे फिर रहे हैं, सामने नहीं आ सकते। फिर आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात बिल्कुल ठीक है। दहशतगर्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब हमारा बिगाड़ा हमारे अपनों ने बिगाड़ा, हमने खुद बिगाड़ा। जबरी तौर पे इंसानों को लापता करना एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा फिर नस्लें काटती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी महरूमियाँ और ऐसे मजालिम बलूचिस्तान के लोगों के साथ किए गए हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। एक दौर में हमने ऐसी गलतियाँ बांग्लादेश के लोगों के साथ की थी जो आज हम बलूचिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं। अफसोस हमने कुछ नहीं सीखा। अब ये मैं आपको बताऊंगा बलूचिस्तान के लोगों के साथ धोखा कैसे हुआ। साहबजादा हामिद रजा साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आर्मी चीफ कहते हैं कि हम पाकिस्तान को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म ने देखा था। आप हमेशा अपना सर फखर से बुलंद रखें, क्योंकि आपका ताल्लुक किसी आम मुल्क से नहीं है, बल्कि आप एक अजीम और ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे हैं। बात ठीक है, लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा था कि आपका सियासत में कोई किरदार नहीं है। और सियासत में ये आर्मी चीफ साहब भी जानते हैं, पूरी फौज जानती है कि फौज बदकिस्मती से सियासत में किरदार अदा करती है और कायद-ए-आज़म के फरमुदात की खिलाफ वर्जी करती है। कायद-ए-आज़म ने जो कहा, साबिक जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना कि कायद-ए-आज़म के जो फरमुदात है उनको बुला दिया, उन्हें दफन कर दिया जो उन्होंने कहा था, और एक जिना हाउस को लेकर के इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया पूरे पाकिस्तान में, जिसका मुझे भी नहीं पता था कि ये पहले यहाँ जिना हाउस होता था। सब ये जानते हैं कोर कमांडर हाउस है। लेकिन जब एहतजाज हुआ और एक अजीबोगरीब सिचुएशन इस मुल्क में बन गई, तो अब वो जिना हाउस है और उसके ऊपर बाकायदा वहाँ पे तकरीबात होती हैं। आर्मी चीफ ने कहा जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ब्रेन गेन है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। देखिए, कहानी तो फिर ये भी सुनानी पड़ेगी कौम को कि आधा मुल्क टूटा कैसे।
یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جب پاکستان حاصل کیا تو فوج نے نہیں کیا، عوام نے حاصل کیا تھا، لیکن جب پاکستان ٹوٹا تو فوج نے بنگلہ دیش میں سرنڈر کیا تھا۔ جب پاکستان ٹوٹا تو اس کے لیے ذمہ دار اس وقت کا فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان تھا اور اس کا چمچہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ تو اس وقت ملک ٹوٹا سیاستدانوں اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کے رہنما جنرل یحییٰ کی وجہ سے۔ قوم کو یہ بھی بتانا پڑے گا، آنے والی نسلوں کو جب تک ہم یہ کہانی نہیں سنائیں گے تب تک ہمارا قبلہ درست نہیں ہوگا۔ اور برین ڈرین یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے انجینئرز، آپ کے پڑھے لکھے لوگ، آپ کے سرمایہ کار، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں پیسہ لگانا تھا اور دماغ لگانا تھا، وہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کر تیزی سے باہر ملکوں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹرز کو میں جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، یہاں برطانیہ میں مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے مایوس ہو کر یہاں آ گئے، ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں، وہاں ہمیں زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے، یہاں ہم سخت زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ہمارا اور ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، جو کچھ کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، تو وہ مایوس ہو کر یہاں پر آ رہے ہیں۔ اب آرمی چیف کہہ رہے ہیں اس کو برین ڈرین نہ کہا جائے، اس کو برین گین کہا جائے۔ بھی مزدوروں کو آپ باہر بھجوائیں، ٹیکنیکل لوگوں کو باہر بھجوائیں، آپ اپنے برین کو تو باہر نہیں بھیج سکتے نا۔ جس ڈاکٹر کے اوپر، جس انجینئر کے اوپر آپ اتنا انویسٹ کرتے ہیں بطور قوم، اتنی محنت کرتے ہیں، وہ بجائے کہ آپ کے ملک کو آگے لے کر چلے، وہ جا کے یورپ کی اور امریکہ کی خدمت کرے گا، بیرون ملک چلا جائے گا سرمایہ لے کر، سرمایہ کار بھی۔ تو یہ تو پتہ نہیں آرمی چیف نے یہ کیوں بات کی، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ ایک اور سٹیٹمنٹ آرمی چیف نے دیا، انہوں نے کہا کہ میں آج بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ آپ صرف پاکستان کے سفیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ روشنی ہے جو تمام اقوام عالم پر پڑتی ہے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ صرف اور صرف بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات دیکھنے ہیں نا، تو جنرل باجوہ سے کہیں کہ کسی بھی یورپی ملک میں کھلا پھرے، جذبات پتہ چل جائیں گے۔ جنرل ندیم انجم ابھی ریٹائر ہوئے، ڈی جی ISI، انہیں کہیں کہ کسی بھی ملک میں کھلا پھریں بغیر پروٹوکول کے، سیکورٹی کے، آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات پتہ چلیں گے۔ آپ اپنی اس حکومت کے کسی بھی بندے کو کہہ دیں، خود آ جائیں، کسی کو بھی آرمی چیف صاحب کہہ دیں کہ جناب باہر پھرنا ہے، یورپ کے کسی ملک میں بغیر سیکورٹی اور پروٹوکول کے کھلا پھریں، دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات وہ کیا ہے، آپ کو وہی پتہ چل جائے گا۔ یہ جو جذبات ایک بند کمرے میں دکھائے گئے ہیں، یہ جو اوورسیز پاکستانی لائے گئے ہیں، مبینہ طور پہ $3000 کے عوض، کہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ $3000 خرچا گیا، بندوں کو پروٹوکول دیے گئے، بندوں کو اچھی رہائش دی گئی، اچھا کھانا دیا گیا اور ٹریولنگ ٹکٹ دیے گئے، تو بندے پہنچ گئے۔ اب بندے وہاں یہ کہہ رہے ہیں جناب ہماری بھی بات سنیں، ہم بھی آئے ہوئے ہیں، ہمیں بات کرنے کا موقع بھی دیں۔ بہرحال اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ ایک اور پاکستان نے جو بہت عجیب و غریب کام کر دیا، جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ کام کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی ٹویٹ سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز حکومت کی فلسطین سے غداری، غزہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپ ڈالا، جبکہ غزہ لہولہان اور آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں جو ایک جیوز کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کا شکریہ انہوں نے کیوں ادا کیا، یہ مشتاق صاحب کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے پاکستان سے ایک خفیہ دورہ ہوا تھا، ایک وفد گیا تھا، اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور اب پاکستان کی حکومت نے براہ راست یہ کارنامہ سر انجام دیا، جس پر یہودی امریکن کانگریس سے شاباشی بھی وصول کی ہے۔ امریکی یہودی کانگریس نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں منظور کی گئی قرارداد سے انتہائی سخت دفعات کو نکالنے اور 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرنے پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ کہ پاکستان نے مذمت کی ہے کہ جناب اسرائیل کے اوپر جو اٹیک کیا گیا 7 اکتوبر کو، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو سخت ترین دفعات تھیں جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں موجود تھی، جو قرارداد تھی اس کے اندر موجود تھی، وہ دفعات جو سخت تھیں وہ نکلوا دی۔ اب تفصیلات وہ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، 7 اکتوبر کے دہشت گرد حملوں کی باضابطہ مذمت، یہ پاکستان کر رہا ہے بقول ان کے۔ نمبر 2، اسرائیل کے شہری علاقوں پر راکٹ حملوں پر واضح تنقید اور مسلح گروپوں کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا بالواسطہ ذکر۔ نمبر 3، اسرائیلی حکام کے خلاف کارروائی کے لیے اقوام متحدہ کا مستقل نظام قائم کرنے کی شک کا خاتمہ کر دیا گیا، اس کی جگہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو ایک غیر پابند تجویز دی گئی ہے۔ پھر قیدیوں، خواتین قیدیوں اور لاشوں کی حوالگی سے متعلق بین الاقوامی معیار کا حوالہ، جو کہ حماس پر بالواسطہ ایک تنقید ہے۔ امریکی یہودی کانگریس نے OIC اور پاکستان پر زور دیا ہے، ڈو مور کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ آئندہ قراردادوں میں حماس کی براہ راست مذمت کریں اور یہودی یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ واضح طور پر شامل کریں۔ اب یہ جناب ان کی پریس ریلیز ہے، اس کا لنک بھی ساتھ ڈالا ہوا ہے، اور یہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ اس میں جناب ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عاریہ مقبول جان صاحب کا بھی ہے، اور ایک احسن اقبال صاحب کا بھی ہے، اور ایک شہباز شریف صاحب کا بھی ہے، آپ اندازہ کریں۔ عاریہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ امریکی یہودیوں کی تنظیم جوئش کانگریس نے
पाकिस्तान का खसूसी शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे में पेश की गई करारदाद में से जो सख्त हिस्से थे वो निकलवाए और हमास की भी मजम्मत की। अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आगे आगे देखें ये क्या करते हैं। ये जनाब औलिया मकबूल जान साहब कह रहे हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब जो बड़ी गहराई से इन सारी चीज़ों को देखते हैं, इसराइल के मामले के ऊपर, ईरान के मामले के ऊपर, अमेरिका और चाइना के मामले के ऊपर, ये अक्सर बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स जो है वो शेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन पे अपना तजिया भी देते हैं। मीर मोहम्मद अली खान साहब कहते हैं कि ये क्या कर दिया पाकिस्तानी हुकूमत ने इसराइल के हक में, तुफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने मुसव्वदे से वो शर्त ही निकाल दी जिसके तहत इसराइल की हुकूमत के वज़रा को फ़लस्तीन में कत्लेआम पर मुकदमा हो सकता था। यानी इसराइली वज़ीरों पे मुकदमे हो सकते थे कि आपने फ़लस्तीन में कत्लेआम किया है। वो शिक पाकिस्तान ने निकलवा दी। मीर मोहम्मद अली खान ये कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ये क्या कर दिया उन्होंने, अल्लाहु अकबर, ये कैसा जुल्म कर दिया फ़लस्तीनियों के साथ कि इसराइल की हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है। अब ये हुकूमत नहीं है, ये अमेरिकन जूइश कांग्रेस है और इनका बाकायदा ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट पड़ा हुआ है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या किया। वैसे अगर गौर करें आप तो जनरल बाजुआ के दौर से ये जोर लगाया जा रहा है कि इसराइल के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी बदले। अवाम बदलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये सोच चुकी है कि इसराइल के बारे में हमने पॉलिसी कुछ और रखनी है। यहाँ पे जनाब असेंबली में तकारीर करवाई जा रही हैं, यहाँ मौलवियों के बयान दिलवाए जा रहे हैं और उधर क्या कार्रवाई डाल दी गई है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ। और शायद इसी कार्रवाई को छुपाने के लिए या इसी कार्रवाई से जान छुड़ाने के लिए ये थोड़ी सी पाकिस्तान में बयानबाजी करवाई गई है। तो पाकिस्तान में एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आप फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते, आपको पुलिस मारती है, आपको उठा के गायब कर दिया जाता है, टॉर्चर होता है। आप फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहरा नहीं कर सकते, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये एक मरतबा नहीं, ये 100 मरतबा से ज़्यादा मैंने होता हुआ पाकिस्तान में देखा है। पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है। जो वफ्द इसराइल गया था मुलाकातें करने के लिए, उसने वहाँ इसराइली मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए उन लोगों ने बातचीत की तो उसमें उन्होंने ये बातें की हैं वहाँ पे भी कि जनाब पाकिस्तान के अंदर अब हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट वो इसराइल के बारे में बड़ी पॉजिटिव है और अवाम नहीं है। ये उस वक्त ने भी ये बातें की हैं और उन्होंने बड़े हक़ाइक़ उस वक्त बताए थे। इस पर एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट ज़रा सुने। वो ये कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ मुसलमानों के पास ना सियासी, ना सफारती और ना ही इक़्तिसादी ताकत है। और पाकिस्तानियों को 70 साल चूरन बेच दिया कि हम इसराइल जाएंगे, हम ये करेंगे, हम जेरूशलम फतह करेंगे। वो लाल टोपी वाले ने छलांगे मार मार के, ये वो पाक फौज है जो काले झंडे लेकर इसराइल की तरफ मूव करेगी, ये जाएगी जाके जेरूशलम को फतह करेगी। ये कहानियाँ उसने लाल टोपी वाले ने सुनाई हुई है पूरी कौम को। और यहाँ जनाब वफाकी वजीर कह रहा है कि जनाब साढ़े पल्ले कख नहीं, हम कर ही कुछ नहीं सकते। साफ उसने जवाब दे दिया। अच्छा, इसमें शहबाज शरीफ का जो स्टेटमेंट है ज़रा वो देखें आप। शहबाज शरीफ कहता है कि जी गज़ा और कश्मीर के लिए इस नाचीज़ ने और इस हुकूमत ने करोड़ों पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कासी की है, वो आपके सामने है। जो आपने जज्बात की अक्कासी की है ना, वो ये सामने आपके आ चुकी है। ज़रा आप देखें कि आपने जो किया। आज अमेरिकन जूइश कांग्रेस के लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ये आपने किया। और पाकिस्तान ने वो मुश्किल चीज़ें जो इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी कि जंगी जराइम के हवाले से, वो पाकिस्तान ने निकलवाई हैं बकौल इस कांग्रेस के। और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान का और मुतालबा कर रहे हैं कि ज़रा अगली दफ़ा और खुलकर है। नाज़रीन, ज़रा माइंस वाले बिल की तरफ आ जाए। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल का जो है वो वाइट पेपर जारी कर दिया। यानी ऐसा लगता है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर और उनका जो ग्रुप है वही ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके ये बिल पास करवाया जाए। यानी यहाँ पे जो वाइट पेपर जारी किया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी? इमरान खान ने मना कर दिया, अभी करनी नहीं, इसके ऊपर कोई बिल पास ही नहीं करना, तब तक नहीं करना जब तक कि मैं बुलवा नहीं लेता। अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग आए, मेरे साथ आके बैठ के बात करें, मुझे सारी तफसीलात बताएं, उसके बाद फैसला मैं करूँगा कि करना है या नहीं करना। ये वाइट पेपर जारी कर रहे हैं, इन्हें बहुत जल्दी है ये बिल पास करवाने की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि माइंस एंड मिनरल एक्ट में मुजव्वदा तरमीम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। लगता है कि कोई माफिया अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्लाहात की मुखालफत कर रहा है। वाइट पेपर जनाब इन्होंने जारी कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारे जितने लोग आइन और कानून को समझने वाले वो सारे कह रहे हैं 2 नंबरी हो रही है, सूबाई इख्तियारात जा रहे हैं वफाक के पास, SIFC के पास चला जाएगा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के कंट्रोल में चला जाएगा। हुकूमत जाली है, वो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को बेचेगी। होना ये चाहिए ना कि ओपन बिडिंग हो, कानून के मुताबिक हो, बैनुल-अक़वामी सरमायाकार आएँ, वो पाकिस्तान में मशीनरी लगाएं, मादनियात यहीं से निकले, यहीं पर उनकी प्रोसेसिंग हो, यहीं पे उनकी ग्रेडिंग हो, यहीं पे उनको जो है वो फाइनल शेप दी जाए, वैल्यू एडिशन भी इसी मुल्क के अंदर हो, पॉलिश भी इसी मुल्क के अंदर हो, जिन चीज़ों को करना है, और फिर वो यहाँ से अपनी असली हालत के अंदर दुनिया भर की मार्केट में जाएं ताकि पाकिस्तान मैक्सिमम पैसा कमाए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको ये ऑप्शन दें। बेशुमार पाकिस्तान में लेबर है, मुझे बताएं ना, क्या बरतानिया में लेबर सस्ती है या पाकिस्तान में? अमेरिका में लेबर सस्ती है या पाकिस्तान में? वहाँ 1 घंटे के अंदर जितने पैसे एक आदमी ले लेता है ना काम करने वाला,
यहाँ 24 घंटे में इतने पैसे नहीं लेता। यहाँ जब लेबर सस्ती है तो यहाँ काम क्यों नहीं करते पाकिस्तान के अंदर? वजह यह है कि मादनियात के अंदर 2 नंबरी करते हैं। वो जो निकलता है आपको बताते ही नहीं है कि क्या निकला है। आप रॉ मटेरियल यहाँ से सारा का सारा वहाँ भेज देते हैं, वो आपसे कहें जनाब 1 किलो निकला है, चाहे निकला हो पीछे से 10 किलो। आपके पास क्या मैकेनिज्म है चेक करने का? कुछ भी नहीं। तो तरीकाकार ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो खजाना है वो पाकिस्तान में निकले, पाकिस्तान में उसका तखमीना लगाया जाए, पाकिस्तान के अंदर उसको जो है वैल्यू एडिशन की जाए, पाकिस्तान उसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होना चाहिए। बाहर से लोग आए, बड़ी अच्छी बात है, पैसा कमाएं, लेकिन पाकिस्तान के पास ज़्यादा पैसा आना चाहिए। बलूचिस्तान को कैसे धोखा दिया गया, ये खबर मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। और जनाब ये खबर दी है साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने। वो कहते हैं बलूचिस्तान के एक रुकन असम्बली ने ये बताया कि हमारे सामने अंग्रेज़ी के अंदर ये बिल लेकर आए थे, ये जो माइंस वाला मादनियात वाला बिल है हमारे सामने लेकर आए अंग्रेज़ी में, और हमें ये बताया कि ये आपकी तनख्वाहों में इजाफे का बिल है, इसको पास करवा दें। वो कहते जी हमने इसको पास करवा दिया। बाद में हमें पता चला कि ये दूसरा मादनियात वाला बिल है। ये साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने बताया कैसा धोखा दिया। अब बलूचिस्तान के जो लोग लाए गए हैं, जिनको लाकर बिठाया गया है 2 नंबर तरीके से, वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें अंग्रेज़ी में पकड़ा दिया मुसवदा कि जनाब इसको पास करवाना है, ये आपकी तनख्वाहें बढ़ने लगी हैं। उन्होंने जनाब पास करवा दी। और तनख्वाहें क्या बढ़नी थी, वो जो बलूचिस्तान के खजाने हैं वो कहाँ चले गए? वो फेडरल गवर्नमेंट के पास चले गए। अगर तो बिल ठीक होता, उसकी नीयत ठीक होती, तो फिर उर्दू के अंदर लेकर आते, सबको पढ़ने का मौका देते, उसके ऊपर डिबेट होती। कुछ भी नहीं हुआ, आनन फानन पास करवा लिया। ऐसे ही ये चाहते थे खैबर पख्तूनख्वा में हो जाए, जो अभी तक नहीं हुआ। एमएल वली खान साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए बड़े इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। एएनपी के एमएल वली खान साहब कहते हैं कि वजीरिस्तान में वजीर नहीं जा सकता, ना महसूद जा सकता, लेकिन 900 किलोमीटर पर चलगोजे के बागात मुल्क की चौकीदार है। करम में लिथियम है तो जंग छेड़ दो, आग लगा दो और कब्जा कर लो। यानी जहाँ पे अब लिथियम जो है वो फ्यूचर का फ्यूल है, उससे बैटरियां बनेगी। दुनिया की जदीद तरीन बैटरियां जो हैं वो लिथियम से बनेगी। अफगानिस्तान से बहुत लिथियम निकाला इन्होंने, आलमी ताकतों ने। अब करम के अंदर लिथियम है, वो कह रहे हैं तो जंग छेड़ दो, आग लगा दो। ये लड़ाई भी वो कह रहे हैं उन्हीं के खाते में डाल दी, एक्चुअली वो फौज को कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि सितंबर तक ये कानून खत्म ना हुआ तो पूरी पख्तून कौम पेशावर की तरफ आएगी, और जहां से फौज की सहूलतकारी हो रही है उसी जगह को पकड़ेंगे। एमएल वली खान का माइंस एंड मिनरल एक्ट से मुताल्लिक आगाही मुहिम चलाने और एहतजाज करने का ऐलान। अब इसके खिलाफ पर्चा नहीं होगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। ये जो करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल पता है कि एक लेवल तक करते हैं। ये हमारा आदमी है, हमने इसको लाके सेनेटर बिठाया है, ये हमारे मफादात के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। छोटी मोटी सियासत करेगा, टुक टक करेगा, लेकिन बिल ना ये पास करवा सकता है ना रुकवा सकता है। वो एबिलिटी किसके पास है? पीटीआई के पास है। और वहां अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके बिल के हक में लोगों की राय को तब्दील कर सके, लेकिन क्या वो ये कर पाए? अभी तक तो नहीं कर पाए। नाज़रीन खबरें और भी हैं, लेकिन इस वीलॉग को यहाँ रोक लेते हैं। बाकी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा अगले वीलॉग में। अब तक के लिए